हेलो फ्रेंड्स, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। हम इस अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में उत्तराखंड से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी अभी हमने शुरू करी है और उसमें हमने मुख्य रूप से उत्तराखंड के भूगोल वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम उत्तराखंड के इतिहास के पोर्शन को देख रहे हैं, जिसमें हमने कुमाऊं के चंद्रवंश तक के इतिहास को देखा है। अब हम उसके आगे जो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वहाँ पर उत्तराखंड के गढ़वाल के पोर्शन पर जो पंवार राजवंश देखने को मिलता है उसको हम कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़े हुए हैं। और हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर्णावती से संबंधित कुछ बेसिक बातें करी थीं जो कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थीं। तो वहीं से हम अपनी चीज़ों को आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अभी हमने जो इससे पहले महीपति शाह का ये जो कालखंड था उसको हमने कंप्लीट किया और उसके बाद हमने यहाँ देखा था कि जो लास्ट सेक्शन में हमने थोड़ी बहुत बात करी थी तो वो था पृथ्वीपति शाह से जुड़ी हुई कुछ बातें इसमें थी। तो पृथ्वीपति शाह को आज हम देखेंगे। इनका जो एक तरीके से क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र कम थी, वहाँ से लेकर एकदम अंतिम समय तक जो इनका पूरा कार्यकाल माना जाएगा वो है 1634 से 1664 ईस्वी के बीच का इनका टाइम पीरियड होगा। यहाँ पर इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर कोई शासक जिसकी उम्र कम हो तो उसका जो संरक्षक होता है वो एक राजा की भूमिका निभाता है, लेकिन वो राजा नहीं होता है या सत्ता की जो बागडोर है वो पूरी तरीके से प्रमाणित तौर पर उसके हाथ में नहीं होती है। उसका सिर्फ काम होता है कि जब तक राजा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और उसको मार्गदर्शन प्रदान करना। तो कल भी इससे पहले वाले वीडियो में जो बात हुई थी कि पृथ्वीपति शाह जो था वो शुरू में उसकी जब ये गद्दी पर बैठा महीपति शाह के बाद, महीपति शाह के बाद जब पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठे तब इनकी जो उम्र थी वो महज 11 वर्ष की थी। ये थोड़ा यहाँ पर देखना होगा कि इनकी उम्र बहुत कम थी। तो इसकी वजह से पृथ्वीपति शाह उस समय शासन की बागडोर को ठीक से नहीं संभाल सकते थे। तो इसी वजह से जब तक कि पृथ्वीपति शाह ठीक से अभी स्थिति में नहीं आए थे सत्ता को संभालने के लिए, तब तक इनकी जो संरक्षिका थी, क्योंकि अगर हम देखें तो इनके समय क्या गढ़वाल की स्थिति थी, इसको मैंने पहले भी बताया है कि ये अगर गढ़वाल है तो उस समय एक तो यहाँ से जो सिरमौर का शासक रहा है उसका एक तरीके से चुनौती मिल रही है गढ़वाल की सीमाओं पर। दूसरा हमें मुगल दरबार से भी चुनौती देखने को मिल रही है और तीसरा हमें चंद्र राजाओं की तरफ से भी एक बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। तो ये तीन के तीन दिशाओं से आक्रमण का खतरा है और उस समय महीपति शाह बुजुर्ग हो चुके हैं और दूसरी तरफ पृथ्वीपति शाह अभी उम्र में बहुत कम है। तो इस वजह से इनकी जो राजमाता थी कर्णावती उनको सत्ता संभालनी पड़ी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1634 से 1640 1634 से 1640 तक जो
पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, उनका नाम था राजमाता कर्णावती। तो ये जरूरी एक फैक्ट है कि 1634 से 1640 के बीच में सत्ता की जो बागडोर जिन्होंने संभाली थी उनका नाम था राजमाता कर्णावती। तो अब इन्हीं के सेक्शन को हम देखेंगे यहाँ पर कि इनके समय पर कौन कौन से महत्वपूर्ण एक तरीके से हमें घटनाक्रम देखने को मिले थे। तो अब यहीं पर हम थोड़ा बहुत इनके सेक्शन को अलग से देखेंगे। तो ये थोड़ा मैंने इसको अंडरलाइन करवाया है कि अब हम जिनको पढ़ने जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड कैसे था, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से अब देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राजा रहेगा वो तो पृथ्वी पति शाह ही होगा, जिसके कालखंड को हमने देखा 1634 से महिपति शाह के जाने के बाद 1634 से 1664 ईस्वी तक ये राजा रहेंगे। और दूसरी तरफ अब एक उनकी संरक्षिका होंगी जिनका नाम होगा राजमाता कर्णावती या करुणावती भी इनको कहा जाता है। और इनका टाइम पीरियड होगा 1634 से 1640 के बीच में। तो इनके समय पर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए थे, जो आक्रमण हुए थे, वो हम देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास पहला पॉइंट होगा मुगल फौजदार नजाबत खां का आक्रमण। तो ये पहला एक सेगमेंट है इस राजमाता कर्णावती के समय के जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं उनको देखने का। अगर हम देखें तो चूंकि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, अगर हम चंद्र शासन को देखें तो चंद्र साम्राज्य जो था, चंद्र राजाओं का जो कुमाऊं का साम्राज्य था, वो मुगलों के अधीन तो आ चुका था, लेकिन गढ़वाल के शासक अभी मुगलों के अधीन नहीं थे। हम सहजपाल की बात करें या उसके बाद देखा जा सकता है कि हमारे जो बाद के शासक हुए, चाहे वो बलभद्र शाह हों या फिर उसके बाद श्याम शाह हों, जिनका मुग़ल दरबार के साथ एक अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन मुग़लों ने कभी जो गढ़वाल के शासक थे उन्होंने कभी मुग़लों की दासता स्वीकार नहीं करी थी। वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा करते थे, जिसका उल्लेख हमें कई मुग़ल जो दस्तावेज हैं उनमें देखने को मिलता है। लेकिन अब स्थितियां बदल रही थी, शाहजहां का समय आ चुका था, वो इस गढ़वाल के, इस श्रीनगर के राज्य पर एक तरीके से अपना नियंत्रण करना चाहता था। तो उसने अपने इस फौजदार, जो कि ये कांगड़ा का जो इलाका था, जो कांगड़ा का जो फुट हिल्स में एक हिस्सा था, वहाँ का फौजदार हुआ करता था। इसका नाम है, जिसका मैंने यहाँ लिखा हुआ है नजाबत का, ये हुआ करता था कांगड़ा क्षेत्र, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। कांगड़ा क्षेत्र के फुट हिल्स का फौजदार हुआ करता था। दूसरा, इसके साथ सिरमौर का शासक मंधाता प्रकाश
ये सिरमौर का शासक है वो, ये दोनों मिलकर इन्होंने राजमाता कर्णावती या एक तरह से कह सकते हैं पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में हमला किया। बहुत बड़ी अश्वारोही सेना लेकर ये लोग आगे बढ़े थे और ये युद्ध गढ़वाल के ही इतिहास में नहीं, एक तरह से मुगलों के इतिहास में भी दर्ज है। इसमें मुगल सेना पूरी तरह पराजित हुई। महारानी कर्णावती ने एक अद्भुत पराक्रम का और सूझबूझ का परिचय दिया और ऐसा कहा जाता है कि और इसके हमारे पास साक्ष्य भी हैं कि जो ये नजावत खां था ये इतनी बुरी तरह से हारा, इसकी सेना के जो लोग थे उनको कर्णावती ने पकड़कर उनके नाक कान काट दिए थे। और इसी वजह से इस रानी को, ये जो कर्णावती हैं उनको नाक काटी रानी भी कहा जाता है। तो ये एक ज़रूरी फैक्ट है कर्णावती के समय का कि जब मुग़ल फौजदार नजावत खान ने आक्रमण करा और उसकी मदद करने के लिए सिरमौर का शासक भी आया और दोनों मिलके जब हमला करे तो भी कर्णावती के सामने वो टिक नहीं पाए और पूरी की पूरी मुग़ल सेना पूरी तरह पराजित हुई और इस वजह से इनको नाक काटी रानी के रूप में जाना जाता है। और इस तरीके से उन्होंने अब ना केवल अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह जो कि बहुत बाल्यावस्था में थे, 11 वर्ष के थे, उनकी हिफाजत उन्होंने करी, दूसरी तरफ उन्होंने अपने राज्य का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मुगलों के अधीन जाने से रोक दिया। तो इसलिए गढ़वाल के इतिहास में इस रानी का बड़ा ही सम्मान है और ये इनसे जुड़ी हुई एक बहुत ज़रूरी बात थी। अच्छा, इस युद्ध की कहानी हमें जिन पुस्तकों में देखने को मिलती है वो बहुत ही फेमस कुछ विवरण हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पुस्तकें जिसमें इस आक्रमण का वर्णन मिलता है उसका नाम है मुआसिर उल उमरा और दूसरा है एक जो मनुची नामक जो विदेशी यात्री था उसका विवरण हमें देखने को मिलता है। और शाहजहां के समय जो पुस्तक लिखी गई थी बादशाह नामा, उसमें भी इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। और अब ये बुरी हार हुई थी तो खामियाजा भी किसी न किसी को तो भुगतना पड़ता। नजावत खां की फौजदारी उससे छीन ली गई थी। तो देखा जा सकता है कि एक मुग़ल साम्राज्य जिसने पूरे भारत पर शासन किया वो एक छोटे से ही सही एक पर्वतीय राज्य को जीत पाने में असमर्थ दिखी थी और नजावत खां के नेतृत्व में जो मुग़ल सेना थी उसको पीछे भागना पड़ा था। हो सकता है कि इसके पीछे उत्तराखंड की ज्योग्राफी ने भी अपनी भूमिका निभाई हो, लेकिन महारानी कर्णावती का जो ये काम था इसकी तुलना अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसकी तुलना क्योंकि कुछ ऐसा ही तकरीबन हम देखेंगे 1564 के आसपास, तकरीबन 80-90 साल पहले, इस घटना से पहले गोंडवाना राज्य जो कि मध्य भारत में था, वहाँ पर अकबर का एक फौजदार था आसफ खां, उसका हमला हुआ था और उस हमले को रोकने के लिए वहाँ का जो शासक था वो भी बाल्यावस्था में था जैसे पृथ्वीपति शाह थे और उस समय उसकी माता दुर्गावती उसकी संरक्षिका हुआ करती थी और उन्होंने फिर आसफ खां को पराजित करा था। इसलिए कर्णावती को गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है कि दुर्गावती ने जिस तरीके से आसफ खां को पराजित करा था उसी तरह कर्णावती ने इस नजावत खां को पराजित करा था। तो ये भी हो सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि नजावत खां, गढ़वाल का आसफ खां किसे कहा जाता है, तो नजावत खां को कहा जाता है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो ये था कर्णावती से जुड़े हुए कुछ बहुत ज़बरदस्त फैक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब हम
सीधे पृथ्वीपति शाह के सेगमेंट को देखेंगे। तो चलते हैं हम। अब जब हम पृथ्वीपति शाह के कालखंड को देखेंगे, पृथ्वीपति शाह के कालखंड को देखेंगे, तो हमने इनके शासन के समय एक जो टाइम था 1634 से 1640 के बीच का, जब ये संरक्षक इनकी नियुक्त की गई थी, इनकी राजमाता, तब तो हमने देख लिया। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो कालखंड था ये एक तरह से रानी कर्णावती का ही काल था। कर्णावती काल इसको हम कहा जा सकता है। और उस समय की कुछ चीज़ें अभी हमने पहले देखी हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि 1640 से लेकर 1664 के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। तो इसको अगर हम देखेंगे, पृथ्वीपति शाह से संबंधित अगर हम फैक्ट देखें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कहा जाएगा कि इनके समय में काफ़ी सारी घटनाएं घटित हुई थीं। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ सबसे पहली लाइन ये होगी कि महीपति शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? पृथ्वीपति शाह। महीपति शाह का उत्तराधिकारी पृथ्वीपति शाह हुए। पृथ्वीपति शाह गढ़ राज्य का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक बना। इसको हम समझ सकते हैं कि भले संरक्षक के रूप में भी उसको जोड़ दें हम, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके अधीन आता है 1634 से 1640 तक का और 1640 से 1664 तक का। तो ये देखा जा सकता है कि पृथ्वीपति शाह गढ़ राज्य का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक रहा था। ये पृथ्वीपति शाह से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी फैक्ट थे, उनको हमें यहाँ पर देखना था। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि 1635 में जो शाहजहां को पराजय मिली थी, पृथ्वीपति शाह के समय कौन मुगल शासक था? ये भी एक जरूरी फैक्ट है। इस समय जो मुगल शासक था वो मुगल शासक होता था शाहजहां। तो ये एक जरूरी फैक्ट हो सकता है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा समझना है। तो कुल मिलाकर ये है कि पृथ्वीपति शाह के संपूर्ण शासन काल में 3 हमले देखने को मिलते हैं। एक 1634-35 का टाइम था, किसके नेतृत्व में? नजाबत खां के नेतृत्व में हमला हुआ था। और इसमें नाक काटी रानी के बारे में जो चीज़ें कही जाती हैं वो हमने अभी देखी। तो ये हमला बुरी तरह से मुगल सेना पराजित हुई, लेकिन शाहजहां इसका बदला लेना चाहता था। वो बहुत अच्छी कोशिश में था। एक समय ऐसा आया कि अब उसको लगा कि अब इस पर हमें हमला करना पड़ेगा। तो उसने 2 आक्रमण करवाए, एक 1654 में और दूसरा 1655 में। 1-2 साल का इधर उधर अलग अलग पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसमें एक हमला जो था, जो उसके द्वारा करवाया गया था शाहजहां के नेतृत्व में, वो एक हमला यहाँ पर जो था वो
जम्मू कांगड़ा के फौजदार हुआ करते थे, नाम याद रहे, इरज खां। देखिए, ये मुग़ल फौजदार भी प्रश्न के रूप में हमारे सामने पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है इनको देखना। चंद्र शासन के समय भी हमें रुस्तम खां, जो मुरादाबाद का फौजदार था, मनसबदार था, उसके बारे में भी देखने को मिलता है। अभी हमने नज़ावत खां देखा, अब ये इरज खां आ गए हैं, तो ये भी लिस्ट हमारी तैयार होनी चाहिए। इसमें एक तरीके से जो चीज़ें थी वो हुई, लेकिन दूसरा ये जो एक लिखा हुआ है, इसके बाद का जो हमला था, ये इसी के आसपास जो 1655 का था, वो बहुत सफलता मिली इसमें। खली उल्ला खां के नेतृत्व में यह हमला हुआ था 1655 में। इसमें जो दून और भाभर का इलाका था, इसको बुरी तरह से मुग़ल सेना ने अपना अत्याचार वहाँ पर दिखाया था। तो ये इलाका जो 1655 का जो युद्ध हुआ, उसमें जाकर हमें मुग़लों ने थोड़ा उनको जो गढ़ राज्य का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था, उसमें सफलता उसे देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। तो ये 3 तो हमने युद्ध देखे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि एक और युद्ध हुआ, जिसके बदले में उनको मेदनी शाह की मदद से सुलेमान सिकोह को वापस करना पड़ा, लेकिन उसकी प्रमाणित चीज़ें नहीं हैं। वो जो सुलेमान सिकोह वाला घटनाक्रम है, उसको भी हम आगे अलग से देखेंगे। तो अभी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि 20 साल पहले हुए अपमान का बदला लेने की कोशिश जो शाहजहां की थी, वो उतनी सफल नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जो दून घाटी का इलाका था, उसमें खली उल्ला खां के नेतृत्व में काफ़ी सारी मारकाट मचाई गई थी। तो ये है पृथ्वीपति शाह से संबंधित मुगल और गढ़ राज्य के बीच के राजनीतिक घटनाक्रम को देखने का एक हिस्सा। यह भी एक ही हिस्सा है, दूसरा हिस्सा भी इसका देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर जो समझी पृथ्वीपति शाह के समय, वो ये समझी कि मुगलों से इनका एक बहुत ही टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। 3 अभियान हुए इनके समय। तो वो सैन्य अभियान हम देखते हैं, उसको मैं समराइज़ कर दूं यहाँ पर। जो 3 हमारे पास सैन्य अभियान देखने को मिले थे पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में, तो वो एक 1634 का था, दूसरा 1654 का और तीसरा 1655 का। ये जो था, इस समय जो फौजदार थे वो नज़ावत खां थे, और उस समय पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका हुआ करती थीं, जिनका नाम था कर्णावती। ठीक, 1654 में जो हमला हुआ, उस समय जो मुग़ल फौजदार था उसका नाम इरज खां हुआ करता था, और उस समय जो गढ़वाल के शासक थे वो तो पृथ्वीपति शाह थे। पृथ्वीपति शाह, पीपीएस लिख दिया मैंने इनको शॉर्ट में। और अगला जो है 1655 में जो होता है, उस समय बहुत मारकाट मस्ती है दून के इलाके में। तो खली उल्ला खां के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 3 सैन्य अभियान थे, और ये जो तीनों सैन्य अभियान रहे थे, इन तीनों सैन्य अभियान को हम मुगल पंवार राजाओं के मध्य कैसा संबंध रहा था, उसको समझने के क्रम में देख रहे हैं। तो एक तो सैन्य अभियान देखा गया। अब दूसरी चीज़ इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि सुलेमान सिकोह का प्रकरण क्या था, तो इसको भी हमें देखना है। तो देखें, ये जो सुलेमान सिकोह का प्रकरण है, इसको अगर हमें देखना है तो थोड़ा बहुत हमें कुछ इंडियन
जो मिडिवल हिस्ट्री है उसके पोर्शन को भी समझना होगा। मुगल बादशाह जो शाहजहां था, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का एक युद्ध शुरू हुआ। औरंगजेब नहीं चाहता था कि दारा शिकोह जो उसका भाई था उसको सत्ता मिले, तो दारा शिकोह को उसने प्रताड़ित करना शुरू करा और इसी वजह से उनको मुगल का जो गढ़ था दिल्ली उससे बाहर भागना पड़ा। उसी क्रम में उनके परिवार के भी कुछ लोग, जैसे कि उनका पुत्र सुलेमान शिकोह, वो बाहर की तरफ निकला और गढ़ राज्य से उसने शरण की मांग करी। पृथ्वीपति शाह उस समय शासक हुआ करते थे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म को आप पालन करते हुए उस शासक को मदद करी। तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे जो ये सुलेमान शिकोह का प्रकरण था वो पृथ्वीपति शाह के समय का था और 16 यहाँ पर डेट याद रखनी है, 1658 में पृथ्वीपति शाह ने किसको? सुलेमान शिकोह को श्रीनगर में शरण दी। ये एक जरूरी हमारे पास फैक्ट था। अब ये शरण दी क्षत्रिय धर्म निभाने के नाम पर, लेकिन ये बात औरंगजेब को सही नहीं लगी। औरंगजेब को ये चीज सही नहीं लगी और औरंगजेब इससे बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने कहा कि ये उनका क्षत्रिय धर्म है कि अपने राज्य में आए हुए शरणार्थी की वो मदद करेंगे और वो बिल्कुल अंतिम सांस तक करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने साम्राज्य को गंवाना ही ना पड़े। तो ये पृथ्वीपति शाह की दृढ़ता थी। लेकिन पृथ्वीपति शाह अपने आंतरिक जो परिवार का एक कलह था उससे बहुत ज़्यादा आघातित वो हुए और उस समय जो इनके पुत्र हुआ करते थे, किसके? पृथ्वीपति शाह के पुत्र, नाम याद रहे, मेदनी शाह। ये मेदनी शाह जो थे, ये किसी तरीके से अपने निजी स्वार्थ की वजह से इन्होंने औरंगजेब को धोखे से सुलेमान शिकोह को सौंप दिया। तो इससे पृथ्वीपति शाह ने ये कहा था उस समय कि ये जो काम हुआ है इससे उनके साम्राज्य को एक दिन मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा और इन्होंने मेदिनी शाह ने गढ़ राज्य को कलंकित किया है, इस तरह की बातें थी। तो मेदिनी शाह जो पृथ्वीपति शाह के पुत्र थे, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये जो हमारा ये जो शासक था उसको इन्होंने, हमारा जो ये सुलेमान शिकोह था उसको ये दिल्ली दरबार में भेज दिया। तो ये एक यहाँ पर एक पृथ्वीपति शाह के उत्तराधिकारी तो वो नहीं बन पाए, लेकिन ये एक उनसे जुड़ा हुआ जरूरी फैक्ट था। तो ये है मेदिनी शाह। इनकी जब ये इन्होंने सुलेमान शिकोह को दिल्ली को सौंप दिया, ये जरूरी चीज़ें, और खुद भी बच के दिल्ली ही चले गए, जहां इनकी 1661 में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह मेदिनी शाह शासक बनने की लालसा में शासक बन नहीं पाए और ऊपर से उन्होंने सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को भी सौंप दिया, जो अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने ये काम करा। तो कुल मिलाकर ये है। दूसरी, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब होता है वो इसकी लिखित सूचना
श्रीनगर भिजवाता है, श्रीनगर वो भिजवाता है। और वो जो पत्र है वो आज भी उत्तर प्रदेश अभिलेखागार में सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरीके से श्रीनगर और औरंगजेब, श्रीनगर के शासक और औरंगजेब के बीच का जो राजनीतिक घटनाक्रम था वो हमने यहाँ पर समझा है। तो पृथ्वीपति शाह के पुत्र कौन थे? मेदिनी शाह, ये भी प्रश्न हो सकता है और इसको आसानी से हमें ठीक से समझ लेना है। तो एक तरीके से हमने कर्णावती, पृथ्वीपति शाह और मेदिनी शाह की चीज़ें देखी हैं। अगर मैं मेदिनी शाह को ही ज़्यादा फोकस करूं अब, तो मेदिनी शाह से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें तो कुछ है नहीं। मेदिनी शाह को अगर देखा जाए तो मेदिनी शाह की जो कहानी है वो सुलेमान शिकोह से ही जुड़ी हुई दिखती है। 1661 में इनकी डेथ हो जाती है और एटकिंसन नाम का जो इतिहासकार है, जो ब्रिटिश इतिहासकार था, उसने इनको गढ़वाल का तुगलक कहा है। गढ़वाल का तुगलक इनके द्वारा कहा गया है। तो ये मेदिनी शाह थे। मेदिनी शाह से जुड़ी हुई ये कुछ चीज़ें थी, ये हमने यहाँ पर देखी हैं। अब ये भी यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि गढ़ राज्य के बाहर दिल्ली में किस राजकुमार की मृत्यु हुई थी गढ़ राज्य की, तो वो भी मेदिनी शाह होंगे। तो मेदिनी शाह से संबंधित बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं देखना है। ये देखें कि पृथ्वीपति शाह को लेकर दो प्रश्न बनते हैं कि पृथ्वीपति शाह जो थे इनके कितने पुत्र थे। तो इनके 9 पुत्र थे, ऐसा लिखा है गढ़वाल इतिवृत्त में। और कुछ लोग एटकिंसन जैसे हैं जिन्होंने ताम्रलेख के आधार पर पृथ्वीपति शाह से जुड़े हुए अगर हम कुछ अनदर फैक्ट देखें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा अभी कि जो ये ताम्र लेख था उसमें कहा गया है कि इनके 2 पुत्र थे। तो इसको आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो पृथ्वीपति शाह के समय गढ़वाल चित्रकला का प्रारंभ एक तरह से माना जा सकता है। दिल्ली दरबार से कुछ चित्रकार आए थे और उसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो कुल मिलाकर श्यामदास और हरदास नाम के 2 लोग आए थे और ये नाम याद रखने होंगे। श्यामदास और हरदास नाम के 2 लोग थे जो आए, और हरदास का ही जो वंशज था वो मोलाराम हुआ करता था। उसी के परिवार का मोलाराम था जिन्होंने गढ़वाली चित्रकला से संबंध के क्षेत्र में बहुत अतुलनीय योगदान उन्होंने दिया है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी गढ़वाल चित्रकला को ध्यान से समझ।
तो एक तरीके से हमने पृथ्वीपति शाह से जुड़े हुए कई सारे फैक्ट देखे। ये इनकी संरक्षिका कौन थी, उस समय नजाबत खां के हमला, और जब उसके बाद ये शासक हो गए तो फिर 2 हमले इरज खां और खलीउल्लाह खां के नेतृत्व में मुगलों ने कराए। फिर उसके बाद हमने पृथ्वीपति शाह के संबंध में ये देखा कि ये शासक था जिसके पुत्रों को लेकर 2 गणनाएं हैं। कोई कहीं से स्रोत हमें 2 पुत्रों का उल्लेख देते हैं तो कहीं से 9 पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीपति शाह के समय गढ़वाली चित्रकला के विकास के हमें कुछ पदचिन्ह दिखाई देते हैं। हरदास श्यामदास नाम के 2 चित्रकार दिल्ली दरबार से यहाँ पर आए थे। हरदास के ही वंशज थे मंगतराम, और मंगतराम का ही पुत्र मौलाराम थे। तो ये भी कुछ जानकारी मिलती है। पृथ्वीपति शाह का शासन सबसे बड़ा था गढ़ शासकों में। इस तरह की चीज़ें थी। सुलेमान शिकोह का प्रकरण इन्हीं के समय हुआ। इनका ही पुत्र मेदिनी शाह था। तो ये बहुत सारे फैक्ट इन पृथ्वीपति शाह से संबंधित थे जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक नए शासक फतेहपति शाह या फतेह शाह, जिनका कार्यकाल 1664 से लेकर 1716 के बीच में, 1716 के बीच में देखने को मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे फतेहपति शाह को कवर करने के लिए। तो हमारा अगला जो शासक है वो है फतेहपति शाह। फतेहपति शाह, या इसको हम फतेह शाह भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1664 से 1716 ईस्वी एडी के बीच में देखने को मिलेगा। तो अब कहानी बहुत नज़दीक अब पहुंच रही है गढ़ राज्य की। तो ये अब यहाँ से हम गढ़ शासकों का जो इतिहास है, बड़ा लंबा इतिहास रहा है, बहुत सारे शासक हैं। अब प्रश्नों की डेप्थ बढ़ रही है तो हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है। यही छोटे छोटे वीडियोस हमें हमारी तैयारी का वो एक जो टारगेट है वो कंप्लीट करने में मदद करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही देखते रहें तो हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ पुस्तकों की बात करें तो जो ऐसी बुक्स हैं वो अपने आप में बहुत शोधपरक हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें है। अब वहाँ से हो सकता है 10 प्रश्न आए, अब उन 10 में से 2 ऐसे हो सकते हैं जो बहुत डीपली हों, तो उतना हमें नहीं जाना है। हमें तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने का जो एक एटीट्यूड है वो यही कहता है कि हमें उन पोर्शंस को बहुत अच्छे तरह से कवर कर देना चाहिए जो आसान है और जहाँ से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है। तो वही हम देख रहे हैं, हर शासक को, उसके टाइम पीरियड को, उसके समय के घटनाक्रम को हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी क्रम में हम फतेह शाह को लेते हैं। फतेह शाह एक तरीके से एक बहुत वीर शासक इनको माना जाएगा गढ़वाल के इतिहास में। इनको भी इनके समय पर कई सारी चीज़ें हुई। एक तरह से हमें जो चीज़ें इनमें दिखाई देंगी वो युद्ध के स्तर पर भी देखने को मिलेगी। ये कला के संरक्षक भी रहे हैं, उस स्तर पर भी हमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि फतेह शाह के बारे में जो पहला पॉइंट होगा वो ये है कि ये मेदिनी शाह के पुत्र थे। मेदिनी शाह के ये पुत्र थे। मेदिनी शाह भले शासक ना बन पाया लेकिन फतेह शाह शासक बने। ये मेदिनी शाह के पुत्र थे और
जब ये गद्दी पर बैठे, देखें इनकी भी संरक्षिका रहती है, माता कटौची जो इनकी थी वो संरक्षिका थी। तो वो हम थोड़ा भी समझेंगे, लेकिन ये समझें कि ये मेदिनी शाह के पुत्र थे और इनकी संरक्षिका राजमाता कटौची हुआ करती थी, जो कांगड़ा नरेश की पुत्री थी। तो मेदिनी शाह के जो पुत्र थे फतेह शाह हुआ करते थे। फतेह शाह के उस शुरुआती संरक्षण की जो ज़रूरत थी वो किसने प्रदान किया? वो प्रदान किया उनकी जो राजमाता कटौची थी उनके द्वारा। तो जब मेदिनी शाह की मृत्यु हुई तब फतेह शाह मात्र 5 वर्ष के थे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1661 में फतेह शाह की मृत्यु हुई थी। तो उस समय हमारे मेदिनी शाह की मृत्यु हुई थी तो फतेह शाह 5 साल के थे, और जब ये गद्दी पर बैठे 1668 में, तब इनकी उम्र को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर गद्दी पर बैठने पर ये 12 वर्ष के रहे होंगे। तो संरक्षिका इनकी जो माता थी राजमाता कटौची वो हुआ करती थी। तो ये फतेहपति शाह से संबंधित सबसे बेसिक बात है जिसको हमने यहाँ पर समझा है। अब हम अपने अगले पॉइंट जो कि फतेह शाह से संबंधित होगा उसको देखें। तो वो कुल मिलाकर ये है कि इनके जो विजय अभियान थे उनको भी हमें थोड़ा बहुत समझना होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि उतना ज़्यादा हमें इनके विजय अभियानों को डिटेल से नहीं देखना है, बस हमें इनके समय पर जो घटनाएं हुई हैं वही हम देख सकते हैं। तो इनका जो एक बड़ा पोर्शन है वो है इनके विजय अभियानों से संबंधित। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है तो ये होगा कि ये जो शासक था इसका एक तो हूण देश के दावा नामक क्षेत्र पर आक्रमण देखने को मिलता है। तो ये एक पहला एक उसका जो आक्रमण था वो हमें यहाँ पर हूण देश के दावा नामक क्षेत्र पर दिखाई देता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि हम अच्छी तरह से उत्तराखंड की ज्योग्राफी को समझते हैं तो हमने कई बार इस पर बात कर रखी है कि चंद राजाओं के भी आक्रमण हुए गढ़ राज्य पर, सिरमौर के शासकों के भी आक्रमण गढ़ राज्य पर हुए, मुगलों ने भी आक्रमण करा। अब यहाँ पर एक दो और चीज़ हमें फैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी विजय अभियान के तहत अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये कहा जाता है कि उस समय चंद्र राजा बाज बहादुर चंद्र का भी हमला, का भी आक्रमण जो था वो श्रीनगर पर हुआ था, और श्रीनगर पर इसके जो हमले हुए वो इतने घातक हुए कि श्रीनगर पर इसका कब्जा हो गया सिरमौर के शासक की मदद से। लेकिन इसको ये कहा जाता है, इसको कुछ लोग मानते हैं कि ये एक अतिशयोक्ति रही होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। तो ये भी फतेह शाह के समय का एक घटनाक्रम है जिसको हमें समझ लेना है। यहाँ से उतने प्रश्न आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन ये अब हम देखेंगे कि कुल मिलाकर हमें जो चीज़ें अब देखनी हैं वो हैं कि इनके समय ये हमें समझना है कि 1678 से अगले
3 दशकों तक चंद्र शासक, कौन से चंद्र शासक? उद्योत चंद्र, दूसरा ज्ञानचंद्र, तीसरा ज्ञानचंद द्वितीय ये थे, और तीसरा जगत चंद्र। जगत चंद्र जैसे इन 3 शासकों का फतेह शाह के साथ एक कंटिन्यूअस युद्ध का क्रम शुरू हुआ, जिसमें कभी फतेह शाह को विजय मिलती थी तो कभी ये 3 शासक बारी बारी से जीतते रहे थे। इन तीनों का कार्यकाल इसी के समकालीन ही था, तो ये तरह के युद्ध होते थे। 1707 तक ये युद्ध देखने को मिले हैं। तो इस फतेह शाह से जुड़ा हुआ चंद राजाओं के साथ जो हमें युद्ध का एक क्रम देखने को मिलता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। 1710 के इलाके में अगर हम देखेंगे कि यहाँ हम समझें कि 1710 ईस्वी, तो 1710 में फतेह शाह ने क्या करा कि फतेह शाह ने बैद्यनाथ की जो कत्यूर घाटी थी उस पर अपनी विजय कर ली, उसको उसने जीता था। और इसी बैद्यनाथ के इलाके में जो गढ़सार नाम का गांव था, वो गांव इसने बद्रीनाथ मंदिर को दान या बद्रीनाथ मंदिर के अधीन कर दिया था। तो ये बात है 1710 की। तो हम देख रहे हैं फतेह शाह के विजय अभियानों को, जिसमें हमने एक तो उत्तरी क्षेत्र में जो उसके अभियान हुए उसको देखा, दूसरा पूर्वी क्षेत्र में चंदों के साथ जो उसके आक्रमण का एक क्रम हमें 1678 से देखने को मिलता है, तो वो हमने अगले 3 दशक 1707 तक का देखा है। तो उसमें ये 3 शासक थे वर्सेस फतेह शाह, और इसी क्रम में अंतिम समय में वो फतेह शाह जो है वो बैद्यनाथ के क्षेत्र को भी जीतता है, गरसार नाम के गांव को, बद्रीनाथ मंदिर को दान देता हुआ यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो ये एक जरूरी यहाँ पर एक फैक्ट था। दूसरा हमें ये भी देखना है कि ये जो हमारे शासक हुआ करते थे, जो ये हमारा शासक था फतेह शाह, इसने चंद्र क्षेत्र ये जो था इस पर बहुत लंबे समय तक भी अपना प्रभाव जमा के रखा था। तो अब हम थोड़ा सा अब इससे आगे निकलेंगे और बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच के संबंधों को। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच के हमें जो उनके कार्यकाल के समय जो रिलेशनशिप था उसको हमें देखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम समझें की बात है 1685 की, गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, वो अपने भ्रमण का जो उनका था, जो एक तरीके से मुगलों को उन्होंने चुनौती दी, और औरंगजेब के समय उनका जो अद्भुत साहस था वो उन्होंने दिखाया। और उसी समय ये जो हिमालय का शिवालिक का इलाका है हमारे गढ़वाल के पोर्शन में, वहाँ पर इनकी जो रण कौशल था, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो प्रशिक्षण था, वो अपने लोगों को ये देते थे इन इलाकों में। तो तब ये इस इलाके में आए थे, और कुल मिलाकर ये देखा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी को
1685 में सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने क्या करा था? पावंटा में, ये पावंटा साहब गुरुद्वारा जो है वो इसी ज़मीन पर बना हुआ है। पावंटा में जो देहरादून के पास लोग जानते होंगे, वहाँ पर ये अवस्थित है। तो वहाँ पर इन्होंने भूमि प्रदान की थी। तो ये एक जरूरी फैक्ट है गुरु गोविंद सिंह का, मेदिनी प्रकाश जो कि सिरमौर का शासक था उससे जुड़ा हुआ। हमें यहाँ समझना है कि ये एक तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी का जो गतिविधि थी वो गढ़वाल के सीमाओं पर स्थित हो गई थी। फतेह शाह का वैसे अपना कोई व्यक्तिगत उनके साथ किसी तरह का एक विवाद नहीं था, लेकिन कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से फतेह शाह, क्योंकि फतेह शाह का जो रिलेशनशिप था वो जो एक शासक थे भीमसेन, उनकी जो उनके साथ था, और इसकी वजह से दबाव में आकर उन्होंने ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध किया था। और वो भी अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यही समझ सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें थीं वो महज व्यक्तिगत कारणों से रही थी, ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। तो ये यहाँ पर हम समझें कि प्रारंभ में फतेह शाह तथा गुरु गोविंद सिंह के मध्य मधुर संबंध थे, लेकिन ये फतेह शाह की पुत्री का जब विवाह भीमचंद्र के पुत्र से होने वाला था, तो इस भीमचंद्र के दबाव में आकर फतेह शाह को गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध करना पड़ा था। तो ये एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हमारे पास सूचना है कि ये युद्ध जो हुआ, जिसका नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है, और उसको हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो युद्ध था वो एक थोड़ा अजीब नाम है, भंगाड़ी का युद्ध। तो ये जो युद्ध था, यही युद्ध हुआ था फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में। उसका कारण वैसे कोई बहुत बड़ा नहीं था। ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग उस गढ़ राज्य की सीमाओं में, उस शिवालिक का जो फुट हिल्स था वहाँ पर अपने सैन्य प्रशिक्षण किया करते थे, और इसी को रोकने के लिए फतेह शाह ने आक्रमण किया। दूसरा ये है कि इस तरह के व्यक्तिगत दबाव में भी आकर फतेह शाह के द्वारा आक्रमण हुए थे। गुरु गोविंद सिंह का जो एक पुस्तक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पुस्तक है, विचित्र नाटक रचित, जो आत्मकथा है एक तरह से हम मान सकते हैं, उसमें उन्होंने विचित्र नाटक है, उसमें भी उन्होंने इस गढ़ राजा के आक्रमण जो हुआ, बंगाड़ी का जो युद्ध हुआ, उसका विवरण उन्होंने दिया है विचित्र नाटक में। और उसने कहा है कि जो ये शासक था फतेह शाह, इसने बिना मतलब में युद्ध किया था, लेकिन क्या कारण था ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि फतेह शाह अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाहते थे, और उस तरीके से उनकी सीमाओं पर इस तरह का जो सैन्य प्रशिक्षण था वो उनको खतरा महसूस हुआ उससे, तब उन्होंने आक्रमण करा था। लेकिन बहरहाल ये हम समझ सकते हैं कि जो ये शासक रहे हैं फतेह शाह, उनके समय की जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसमें गुरु गोविंद सिंह जी की भी एंट्री हुई थी। पावंटा का जो गुरुद्वारा है उसको मेदिनी शाह के द्वारा दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो शासक रहे हैं फतेह शाह, उनके समय क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। इसके अलावा
इन्होंने गढ़ राज्य की सीमा को, ये गढ़वाल है, गढ़वाल की सीमा को नीचे सहारनपुर तक फैलाने की कोशिश करी। इसका उल्लेख जो है सहारनपुर मेमोयर्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन बाद में मुगल, क्योंकि ये क्षेत्र जो था मुगलों के अधीन था, तो मुगलों ने फिर दूसरे शासकों राजाओं की मदद से इस क्षेत्र को अपने कब्जे से जाने नहीं दिया। तो ये भी एक जुड़ा हुआ फैक्ट है। अब दूसरी चीज़ हम इसमें देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं वो हैं तो फतेह शाह से जुड़ी हुई जो हमने चीजें देखी हैं, एक तो उनका विजय अभियान था, जिसके हमने 3 रूप देख लिए। एक तो था दावा पर, एक चंद्र राजाओं के साथ इनके कैसे युद्ध हुए। तो इस तरीके से जो चंद्र राजा थे, उसके अलावा उनको सिख राज्य से, मतलब किस गुरु गोविंद सिंह से भी एक हमला, गुरु गोविंद सिंह के साथ हमला देखने को मिलता है। भगेड़ी का युद्ध हमने इसको यहाँ पर समझा है। तो फतेह शाह से जुड़ा हुआ ये जो क्रम था वो उनके विजय अभियानों का था। दूसरा क्रम हम ये देख सकते हैं कि एक जो हमें क्रम देखने को मिलेगा वो होगा इनके कला क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया। दरअसल ये जो फतेह शाह थे वो उनका जो समय था वो कला का संरक्षक होने के नाते भी देखा जाता है, बहुत बड़े कला प्रेमी थे। इनके समय कई तरह के जो विद्वान थे उनको इन्होंने संरक्षण दिया था। तो इनके समय देखा जाएगा तो ये एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर होगी कि हमें कुल मिलाकर इनके कला क्षेत्र के जब योगदान जो है उसको हमें देखना होगा। तो इसको अगर हम देखें तो इनके समय नौरत्न फतेह शाह के समय हमें 9 रत्नों का उल्लेख देखने को मिलता है। इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते थे। जैसा कि हमें अकबर के समय और उससे पहले विक्रमादित्य द्वितीय जो हुआ करते थे, विक्रमादित्य के समय जो 9 रत्न दिखाई देते हैं दरबार में जिनको संरक्षण दिया गया था, तो वो उसी तरह का फतेह शाह के समय भी था। तो ये हमें यहाँ पर देखना होगा कि गढ़ राजाओं में फतेह शाह ही एकमात्र ऐसे राजा रहे हैं जिनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, और वो एक तरीके से उनका उल्लेख हमें देखना है। अब ये 9 के 9 जो रत्न थे इनके बारे में हमें किसी तरह का जानकारी जुटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी दूसरा चीज़ हमें यहाँ देखना होगा कि इनके समय कई विद्वानों का संरक्षण हुआ था, कई तरह के विद्वानों का संरक्षण हमें देखने को मिला था। और ये जो संरक्षण था ये एक तरीके से ज़रूरी है समझना कि विद्वानों का जो ये संरक्षण था ये कई स्तरों पर था। यहाँ पर कई जो ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई थी, ग्रंथ की रचना हुई थी। तो एक प्रश्न का सेट यहाँ से भी आ सकता है कि किस या ऐसा हो सकता है कि कौन सी पुस्तक फतेह शाह के समय लिखी गई थी, या फतेह शाह के कार्यकाल में लिखित पुस्तकों के रचयिता के नाम पूछे जा सकते हैं। तो उनका एक हम यहाँ पर क्रम देख लेते हैं। तो अगर हम एक तरफ विद्वान बनाएं, विद्वानों की लिस्ट बनाएं विद्वान, और दूसरी तरफ पुस्तक क्या थी वो कर लें, तब हमें आसानी से वो लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले एक तरफ हम देखेंगे कि जटाधर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, ये हमारा जो पहले नाम है जटाधर के समय जो पुस्तक लिखी थी वो है फतेह शाह करण।
ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जटाधर एक तरीके से उनके दरबार में उनको संरक्षण दिया गया था। इसी तरह एक नए जो थे रतन कवि, उन्होंने फतेह प्रकाश लिखा था। इन्हीं के समय रतन कवि के द्वारा फतेह प्रकाश लिखा गया था। फिर तीसरा अगर हम देखेंगे तो रतन कवि ने जिस तरीके से फतेह प्रकाश लिखा था, उसी तरीके से शुक्रदेव, कविराज शुक्रदेव ने व्रत विचार नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये 3 पुस्तकें और 3 उनके लेखक हमने देख लिए। इसके अलावा मती राम ने व्रत कौमुदी नामक एक पुस्तक की रचना उनके द्वारा की गई थी। तो ये 4 पुस्तकें हमने देख ली। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक विद्वान और हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रामचंद्र कृत फतेह शाह यशो वर्णम। तो इस तरीके से चाहे जटाधर कृत फतेह शाहकरण हो, रतन कवि के द्वारा फतेह प्रकाश हो, कविराज शुक्रदेव के द्वारा व्रत विचार नाम की पुस्तक हो, या मती राम कृत व्रत कौमुदी हो, या रामचंद्र कृत फतेह शाह यशोवर्णम हो, ये तमाम ऐसी किताबें थीं जो कि फतेह शाह के शासनकाल से जुड़ी हुई तमाम तरह की गतिविधियों की जानकारी का स्रोत हैं। और इन पुस्तकों और इनके रचयिताओं को उनके द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो ये नाम हमें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, अच्छे तरीके से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर तरह फतेह शाहकरण, जटाधर, फतेह प्रकाश, रतन कवि, व्रत विचार और व्रत कौमुदी को एक साथ, और फतेह शाहकरण, फतेह प्रकाश और फतेह शाह यशोवर्णम को एक सेट में देखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जटाधर हो, रतन कवि हो, सबको संरक्षण दिया गया था। तो ये फतेह शाह से जुड़े हुए कुछ बहुत ज़रूरी हमारे पास फैक्ट रहे हैं, और इनको हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर देख लेना है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये समझेंगे कि फतेह शाह का जो कार्यकाल रहा था, वो ना केवल इस तो फतेह शाह का जो कार्यकाल रहा था, वो ना केवल अपने साम्राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए गए विजय अभियानों के लिए जाना जाता है, बल्कि वो दूसरी तरफ उनके समय जो विभिन्न विद्वानों को संरक्षण दिया गया, उन जैसे मती राम जैसे जो विद्वान थे, जो बाहर से आके यहाँ पर जिन्होंने शरण पाई थी और उनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना करी गई थी, उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहा है। तो हमने फतेह शाह का जो पोर्शन कंप्लीट किया, वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कहा जाता है कि फतेह शाह गढ़ राज्य के पवार शासन में अजयपाल, मानशाह के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो शासक रहा है, वो फतेह शाह ही माना जाता है। तो फतेह शाह का जो शासनकाल था, वो 1664 से 1716 के बीच में हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो हमारे शासक हुए हैं, एक दो उनके बस हमें नाम देख लेने हैं, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हमें यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद जो शासक बना वो था उपेंद्र शाह। तो नेक्स्ट जो इनके बाद शासक बनते हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रदीप शाह से पहले के जो 2 शासक हैं उनके बस हम नाम देख लेंगे। तो 2 हमारे यहाँ पर शासक आएंगे। एक शासक जो होगा वो है
जैसा मैंने बताया उपेंद्र शाह, और दूसरे जो शासक होंगे वो होंगे दिलीप शाह। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा नेक्स्ट शासक उपेंद्र शाह, और फिर उसके बाद एक अनदर शासक आएगा दिलीप शाह। ये दोनों उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, इनका कार्यकाल भी बहुत छोटे समय के लिए था। ये 1716 में बने और एक ही साल के भीतर यही 16 to 17 ये रहे। और इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से हमें नहीं देखना है। उपेंद्र शाह के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु थी वो थोड़ा सा, बस हमें एक दो लाइन इसमें देखना है कि इनकी उपेंद्र शाह की जो मृत्यु थी वो टिहरी राज्य अभिलेखागार के अनुसार कब हुई थी? बग्वाली, मतलब जो दीपावली का समय था उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक जरूरी यहाँ पर एक फैक्ट हमें उपेंद्र शाह से संबंधित देखने को मिला। फिर एक प्रश्न ये आता है कि पवार वंश में सबसे बड़ा शासन, सबसे लंबे समय तक शासन पृथ्वीपति शाह का था, लेकिन पवार वंश में सबसे छोटा शासनकाल किसका रहा है? तो वो उपेंद्र शाह के जो छोटे भाई थे, अनुज जो थे, उनका नाम है दिलीप शाह। उनका शासन था, ये मात्र 2 महीने का था, 2 महीने का शासन था, और 1716 में ही इनका जो शासन था वो समाप्त हो गया। और फिर उसके बाद हमें 1717 से एक नए शासक प्रदीप शाह का शासन देखने को मिलेगा। तो ये 2 फतेह शाह के बाद 2 राजा यहाँ पर दिखाई देंगे जिनके बारे में बहुत चीज़ें हैं नहीं, बस इनके समय पर क्या हुआ, किस तरीके से एक दो लाइनें थीं वो हमने इसमें देख ली। तो कुल मिलाकर हमने अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में पृथ्वीपति शाह के शासनकाल की घटनाओं को लेते हुए अपने दिलीप शाह तक के एक बहुत बड़े सेक्शन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम गढ़ राज्य से जुड़े हुए अन्य शासकों को भी देखेंगे और समझेंगे, और इस तरीके से हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले राजाओं के साथ दोबारा से हम पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।